Hello and welcome to each and everyone on this very beautiful channel that is named as Crystal Hall। आप सभी लोगों का बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल क्रिस्टल हॉल पर। मैं हूं आपका अपना साइंस गुरु और आज हम आपके साथ चर्चा करने वाले हैं CUET में पूछे हुए जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं हम उनके ऊपर चर्चा करेंगे। ये जर्नल जो टेस्ट आपका होता है उस जर्नल टेस्ट में जो साइंस के जो क्वेश्चंस आपके पूछे गए हुए हैं प्रीवियस ईयर्स में हम उनके बारे में यहाँ पर डिस्कशन करेंगे और इससे हमारी थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप होगी किस प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं और इससे आपका नॉलेज डेफिनेटली एनहांस होगा। आपको आइडिया लगेगा CUET जर्नल टेस्ट में आपसे किस प्रकार के साइंस के क्वेश्चंस पूछना चाहता है और आपको इन स्लाइड से आपको इन क्वेश्चन से आपको डेफिनेटली बहुत बेनिफिट होने वाला है। आपको इससे काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं आपके आने वाले एग्जाम में। सो इसीलिए हो जाए रेडी और आइए शुरुआत की जाए हमारे अपने पहले क्वेश्चन की और फर्स्ट स्लाइड। आइए ध्यान देते हैं। मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन। यहाँ पर पूछा गया है कि एक तरफ आपको दिखाया गया है डेफिशिएंसी डिसीजेस और दूसरी तरफ आपको दिखाई गई है विटामिन्स। तो अब ध्यान दें, अगर हम यहाँ पर हमारे पास जो पहला दिया गया है अनीमिया। अनीमिया क्या होता है? जब हीमोग्लोबिन की कमी हो जाए, हीमोग्लोबिन की कमी हो जाए ब्लड के अंदर। हीमोग्लोबिन क्या होता है? आपका ब्लड रेड कलर का होता है। वो किस वजह से? इसी वजह से रेड कलरिंग पिगमेंट, रेड कलरिंग पिगमेंट जिसका नाम है हीमोग्लोबिन। मैं आपसे क्वेश्चन करता हूं विच मेटल इज फाउंड इन हीमोग्लोबिन। जल्दी से जल्दी चैट बॉक्स में आप कमेंट जरूर करिएगा, मैं इसको देखकर रिप्लाई जरूर करूंगा। आइए, आपके हीमोग्लोबिन में, मैं क्वेश्चन फिर से रिपीट कर रहा हूं, आपके हीमोग्लोबिन में कौन सा मेटल पाया जाता है? आइए ध्यान देते हैं। तो अनीमिया क्या था? हीमोग्लोबिन की कमी हो जाना। यस, तो बेसिकली आप इसमें दिमाग लगाएं, ये अनीमिया या आप इस चीज को समझें, हीमोग्लोबिन की कमी खून में हो जाना ये किस विटामिन की वजह से होता है? तो यहां पर अगर हम आ जाएं तो आपका ये B12, कौन सा है ये? विटामिन B12। जी हाँ, स्कर्वी। स्कर्वी में क्या होगा? स्कर्वी में स्किन के नीचे ब्लीडिंग होना शुरू हो सकती है, गम्स ब्लीडिंग हो सकते हैं, दांत लूज हो जाते हैं, पैरों में सूजन आ जाती है, इस प्रकार की चीजें हो जाती हैं, या रफ स्किन हो जाए। तो ये बेसिकली किसकी वजह से होता है? ये विटामिन C की कमी से होता है। ये रहा यहाँ पर विटामिन C। अच्छा, यहाँ पर टाइप्स ऑफ विटामिन इस तरफ होना चाहिए था, डेफिशिएंसी डिसीज इस तरफ हो गई है। फाइन, ओके। देन नाइट ब्लाइंडनेस। नाइट ब्लाइंडनेस, रतौंधी, रात के समय ना दिखाई पड़ना। बेसिकली ये किसकी वजह से होता है? आइए देखते हैं। ये होता है किसकी वजह से? विटामिन A की वजह से, विटामिन A की कमी की वजह से, अगर विटामिन A की कमी हो जाए। ठीक है, आइए फिर हम बात करें रिकेट्स। रिकेट्स होता क्या है? दरअसल रिकेट्स में बेटा बोन्स कमजोर हो जाती हैं और बोन्स सॉफ्ट हो जाने की वजह से उनका शेप चेंज हो जाता है। मतलब सीधे सीधे जो आज हमारे आपके पैर हैं, जो सीधे पैर हैं, वो बेसिकली कहीं ना कहीं थोड़े डीफॉर्म हो जाते हैं और डीफॉर्म होने की वजह से वो इंसान प्रॉपरली मूव नहीं कर पाता, प्रॉपरली चल नहीं पाता। तो इसे हम रिकेट्स कहते हैं। और ये रिकेट्स किस विटामिन की कमी की वजह से होता है बेटा? ये रिकेट्स विटामिन D की कमी की वजह से होता है। तो आइए जरा देखा जाए, पहले का तीसरा, दूसरे का पहला और तीसरे का चौथा और चौथे का दूसरा, ये D ऑप्शन में हमारे पास मैच कर रहा है। इस हिसाब से आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा D ऑप्शन। आई होप आपको ये बातें समझ में आई हो कि बीमारियां क्या क्या हैं और किस विटामिन की कमी की वजह से होती हैं। आइए हम और इस प्रकार के कैसे कैसे क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपने आने वाले एग्जाम्स में, एक बार उन पे भी नजर डाल ली जाए। देखते हैं हमारे पास विटामिन A, ध्यान दीजिएगा, विटामिन A की वजह से इनका प्राइमरी फंक्शन क्या है? नॉर्मल विजन, आपको अच्छी तरीके से कोई चीज दिखाई पड़े, आपका विजन प्रॉपरली काम करे, एंड नॉर्मल सेल डेवलपमेंट इन द बॉडी, और बॉडी का जो सेल का है वो डेवलपमेंट हो। अच्छा, आपकी पूरी एंटायर बॉडी पार्ट्स पे कौन सा सेल डिवीजन होता है? वो होता है माइटोसिस। पर सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में, मतलब जिसे हम गोनैड्स कह लें, वहां पर क्या होता है? वहां पर होता है मियोसिस। वहां पर क्या होता है? मियोसिस। माइटोसिस से बनते हैं कौन से सेल्स? माइटोसिस से बनते हैं आपके पास डिप्लॉइड सेल्स, डिप्लॉइड सेल्स और
आपके मियोसिस से बनते हैं हैप्लॉइड सेल्स, हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स वाले सेल। आइए, ओके, हम यहाँ पर बात कर रहे थे, अपने ट्रैक पर आते हैं। तो थायमिन, अच्छा, विटामिन ए का प्राइमरी फंक्शन था नॉर्मल विजन, नॉर्मल सेल डेवलपमेंट इन द बॉडी, और इसकी कमी की वजह से हो जाएगा नाइट ब्लाइंडनेस, आंखों में सूखापन और कॉर्निया का सॉफ्ट हो जाना। अगर कॉर्निया सॉफ्ट हो गई, आपको याद रखना होगा, आपकी आंखों का जो सबसे आगे जो बल्ज सेक्शन है दैट इज योर कॉर्निया, दैट इज योर कॉर्निया। और कॉर्निया के ऊपर अगर ये ड्राई हो गई तो ये फिर डैमेज हो जाने की वजह से इंसान को देखने में दिक्कत आएगी। दूसरी बात, जो लाइट आपकी आंखों पर पड़ती है वो सबसे पहले कॉर्निया के थ्रू ही आपकी आंखों में एंटर करती है, और याद रखेंगे कॉर्निया पर ही मैक्सिमम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट भी होता है, इसीलिए उसको भी आपको ध्यान रखना है। आप डायरेक्ट सन की तरफ ना देखें, नहीं तो कॉर्निया का जो सरफेस है वो थोड़ा जल सकता है, और इसे क्या कहते हैं ये आपके लिए क्वेश्चन है। ध्यान से इसको सर्च करिएगा और जरूर चैट बॉक्स में डालिएगा कि कॉर्निया का अगला सेक्शन जल जाए तो इसे क्या कहते हैं। कब? जब आप सूरज की तरफ देखें तब। आइए, यहां पर आप देख पा रहे होंगे थायमिन, थायमिन जिसे हम विटामिन B1 भी कहते हैं, ठीक है। ये कोएंजाइम फॉर एनर्जी मेटाबॉलिज्म है और नर्वस सिस्टम के फंक्शन में काम आता है। अगर इसकी कमी हो जाए तो आपकी बॉडी में बेरी नाम की डिसीज हो जाती है। हम आगे बढ़े यहां से, और आपको दिख रहा होगा राइबोफ्लेविन, राइबोफ्लेविन जिसे हम विटामिन B2 के नाम से जानते हैं, और ये राइबोफ्लेविन ये आपके एनर्जी मेटाबॉलिज्म के काम आता है और नॉर्मल विजन को मेंटेन करने के काम आता है। इसकी कमी से अरिबोफ्लेविनोसिस ये नाम की बीमारी हो जाती है। आइए हम आगे बढ़ते हैं। नियासिन जो कि हमारा विटामिन B3 कहलाता है, और ये एक कोएंजाइम है जो कि अगेन एनर्जी मेटाबॉलिज्म में काम आता है, और इसकी कमी की वजह से क्या हो जाता है, पेलाग्रा नाम की डिसीज होती है। हम आगे बढ़े यहां से, हमारे पास अगला जो विटामिन है दैट इज पैंटोथेनिक एसिड। ये पैंटोथेनिक एसिड विटामिन B5 के नाम से भी जाना जाता है, और ये पार्ट ऑफ कोएंजाइम यूज्ड इन एनर्जी मेटाबॉलिज्म। मतलब अगर एक बार देखा जाए, आप ध्यान से देखें तो आपका जो विटामिन B वाले हैं ये सब के सब कहीं ना कहीं एनर्जी मेटाबॉलिज्म के काम आते हैं। किसके काम आते हैं? एनर्जी मेटाबॉलिज्म। आइए, मेटाबॉलिज्म, एनर्जी मेटाबॉलिज्म। और विटामिन B5 की कमी की वजह से कॉन्वल्शन और अनीमिया, इस प्रकार आपको अगेन अनीमिया मतलब खून की कमी या आरबीसीज की कमी से झेलना पड़ सकता है। देन विटामिन B6, आइए देखें, विटामिन B6 पार्ट ऑफ कोएंजाइम यूज्ड इन अमीनो एसिड मेटाबॉलिज्म, हेल्प्स मेक आरबीसीज, असिस्ट इन द कन्वर्जन ऑफ अमीनो एसिड टू विटामिन्स। ध्यान दें, अगेन अगर इसकी कमी हो गई तो अगेन आरबीसीज की कमी होगी, तो आपकी बॉडी में अनीमिया, नर्व डैमेज, सिजर्स और स्किन प्रॉब्लम्स, इस प्रकार की चीजें आपको देखने को मिलेंगी। आगे हम आगे बढ़ते हैं, हमारे पास अगला है जिसे हम कहते हैं बायोटिन। बायोटिन को बेटा विटामिन H के नाम से भी जानते हैं या फिर B7 के नाम से भी जानते हैं। तो पार्ट ऑफ कोएंजाइम यूज्ड इन एनर्जी मेटाबॉलिज्म। एक चीज ध्यान देते जाइएगा, जहां पर विटामिन B का इस्तेमाल किया जाए वहां बेसिकली एनर्जी मेटाबॉलिज्म ही बताया जाएगा। दूसरी बात, ये मेंटेन्स अ स्टेडी शुगर लेवल, ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन करने में काम आएगा। स्ट्रेंथेंस हेयर एंड नेल्स, और हेयर्स और नेल्स को मेंटेन करने में काम आएगा। सिमिलरली अगर इनकी कमी हो जाए तो वही जो स्ट्रेंथनिंग आपको मिल रही है हेयर्स की, नेल्स की, अगेन उसमें कमी आनी शुरू हो जाएगी। चेंजेस इन द मेंटल स्टेट, ड्राई स्किन, फाइन एंड ब्रिटल हेयर, पतले बाल हो जाएंगे, दो मुँहे बाल हो जाएंगे, फंगल इन्फेक्शंस हो सकते हैं, हेयर लॉस होगा, या टोटल एलोपेशिया माने गंजापन आ जाएगा, मस्कुलर पेन होगा, स्किन रैशेस, सेबोरिक डर्मेटाइटिस। आगे बढ़ते हैं, हम यहाँ पर देखें नेक्स्ट दैट इज फोलिक एसिड। हम फोलिक एसिड के बारे में बात करें, दिस इज विटामिन B9 पार्ट ऑफ कोएंजाइम यूज्ड इन द सिंथेसिस ऑफ न्यू सेल। नए सेल के लिए के प्रोडक्शन के लिए इस एंजाइम का एक्शन होगा। बिहेवियरल डिसऑर्डर्स, डायरिया, लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख ना लगना और डायरिया होना, लूज मोशन होना, हेडेक होना, इस प्रकार न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स होना, इरिटेटिंग रहना, और लो बर्थ वेट बेबीज,
है ना। तो ये सारी चीजें, वीकनेस, वेट लॉस, प्रीमेच्योर बेबीज में इन चीजों की कमी की वजह से, विटामिन B9 की कमी की वजह से ये बीमारियां आपकी बॉडी को इफेक्ट कर सकती हैं। तो आइए, ईश्वर न करे आपको कोई भी बीमारी इफेक्ट करे, बट इन विटामिन की कमी की वजह से ये बीमारियां इंसानों को इफेक्ट करती हैं। हम आगे बढ़ेंगे। विटामिन B12 जो कि अगेन पार्ट ऑफ कोएंजाइम यूज्ड इन द सिंथेसिस ऑफ न्यू सेल, इसका भी इस्तेमाल न्यू सेल के प्रोडक्शन में हो रहा है। तो अगेन अगर ये न्यू सेल्स का प्रोडक्शन नहीं होगा तो नर्व सेल का डेथ, एंड देन आप यहां पर देखेंगे अगेन यहां पर अनीमिया का अगेन यहां पर रिप्रेजेंटेशन है। हम आगे बढ़ते हैं। विटामिन सी, अच्छा विटामिन सी का सबसे अच्छा सोर्स आंवला है, इसलिए विटामिन सी के लिए आंवले का कंजम्पशन जरूर से जरूर करना चाहिए। एंटीऑक्सीडेंट्स, कोलेजन फॉर्मेशन इन द स्किन, हेल्प्स इम्यूनिटी। आइए ध्यान दें, और इसकी कमी हो जाने की वजह से क्या हो जाएगी, स्कर्वी नामक डिसीज हो जाएगी। विटामिन डी मेंटेन्स द नॉर्मल लेवल ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फोरस इन द ब्लड। आपने देखा होगा, कहते हैं सनलाइट लेना चाहिए, इससे आपको विटामिन डी मिलता है। दरअसल वो विटामिन डी मिलता नहीं, आपकी बॉडी में बनता है। आइए आगे बढ़ते हैं। ऑस्टोमलेशिया, ऑस्टियोपोरिस और रिकेट्स, जैसे मैंने आपको बताया था, बॉडी के बोन्स का कमजोर हो जाना। विटामिन ई एंटीऑक्सीडेंट के तौर पर होता है। व्हाट डू मीन बाय एंटीऑक्सीडेंट, जो ऑक्सीडेशन बेसिकली ना होने दें, ठीक है। न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स लीडिंग टू पुअर ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्स, और अगर नर्व इम्पल्सेस प्रॉपरली ट्रांसफर नहीं होंगे तो इंसान प्रॉपरली अपने फंक्शंस नहीं कर पाएगा। मसल वीकनेस, मसल्स कमजोर हो जाएंगी। एंड डीजेनरेशन ऑफ रेटिना, और रेटिना का जो कंस्ट्रक्शन होता रहता है, जो रिन्यू होता रहता है, वो चीज़ नहीं हो पाएगी, एंड देन रेटिना धीरे धीरे डैमेज होना शुरू हो जाएगी। अब आपको पता होना चाहिए रेटिना क्या होती है। रेटिना आपकी आंखों में एक लाइट सेंसिटिव सेल्स की एक लेयर होती है, आपकी आंखों का सबसे पिछला सेक्शन, जिसमें लाइट सेंसिटिव सेल्स दो प्रकार के होते हैं, एक रॉड्स होते हैं, एक कोन्स होते हैं। रॉड्स आपके इंटेंसिटी ऑफ लाइट को रिस्पॉन्ड करते हैं, कोन्स कलर ऑफ लाइट को रिस्पॉन्ड करते हैं। आइए हम आगे बढ़ते हैं। विटामिन के जिसका निर्माण कहाँ होता है, बॉडी में लिवर के अंदर होता है। कहाँ होता है, लिवर के अंदर होता है। यस, कहाँ पर होगा, ये लिवर के अंदर होगा, जी हाँ। ओके, तो ये लिवर के अंदर होगा, और ये बेसिकली किस काम आएगा, ब्लड क्लॉटिंग के। तो ऑब्वियसली जब ये नहीं होगा तो ब्लीडिंग की दिक्कतें आएंगी, ब्लड क्लॉटिंग नहीं होगी, ब्लीडिंग की शिकायत होगी, कहीं कट लग जाएगा तो इतनी जल्दी वो खून बहने से रुकेगा नहीं। आई होप आपको इस स्लाइड से काफी कुछ जानने को मिला हो। चलिए हम आगे बढ़ते हैं यहां से। क्वेश्चन नंबर 2, हम यहां पर बात करें, एक तरफ रेवोल्यूशन है, दूसरी तरफ उनकी फील्ड्स हैं। तो आइए आप लोग इस चीज को ध्यान से समझें। आप लोगों ने इसको तो बहुत ही आसानी से आप पहचान लेंगे। ग्रीन रेवोल्यूशन आपको समझ में ही आ रहा है, वो कलर से ही आप पहचान पा रहे होगे। ग्रीन रेवोल्यूशन एग्रीकल्चर, क्योंकि ग्रीन वर्ड से आप समझ पा रहे होगे, हरित क्रांति है ना, खेती किसानी वाला मामला है। देन अगेन हम आगे बढ़े, ब्लू वाले पर आप आ जाइए। तो ब्लू क्या है, ब्लू आपने देखा होगा वाटर्स है ना, फिश एंड एक्वा। व्हाइट, या जिसे व्हाइट रेवोल्यूशन को एक और नाम से जाना जाता है, ऑपरेशन फ्लड। किस नाम से जाना जाता है, ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी जाना जाता है। तो इस चीज को ध्यान रखेंगे, व्हाइट रेवोल्यूशन। एंड दिस इज ऑल्सो कनेक्टेड विद मिल्क एंड डेयरी। एंड देन golden revolution, that is connected with jute. So I think the option is two, this one is yes, हाँ, first का second का fourth, and then third का first, and then fourth का third. Very good. So this option is the correct answer, and I hope कि आपको ये क्वेश्चन भी आसानी से समझ में आ गया होगा। आइए हम यहाँ से आगे बढ़ते हैं और कुछ और इंफॉर्मेशन हम गेन करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। हम यहाँ पर बात करें, अगर एवरग्रीन रेवोल्यूशन आपसे पूछा जाए, एवरग्रीन रेवोल्यूशन, इसके रेवोल्यूशन के फादर कौन थे, MS स्वामीनाथन। कौन थे, MS स्वामीनाथन। इंटीग्रेशन ऑफ इकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स इन टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट में इकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स को उन्होंने इंटीग्रेट किया, उसका बेसिकली उसका एम यही था। देन इफ वी टॉक अबाउट प्रोटीन रेवोल्यूशन, प्रोटीन रेवोल्यूशन किस लिए था, हायर प्रोडक्शन, टेक्नोलॉजी ड्राइवन सेकेंड ग्रीन रेवोल्यूशन।
बेसिकली जो सेकेंड ग्रीन रेवोल्यूशन है उसी को प्रोटीन रेवोल्यूशन कहा गया है। एंड दिस टर्म वाज कॉइन्ड बाय नरेंद्र मोदी एंड अरुण जेटली। नरेंद्र मोदी, आवर ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एंड अरुण जेटली जी। आइए आगे बढ़ते हैं, हम बात करें येलो रेवोल्यूशन। येलो रेवोल्यूशन ये किससे कनेक्टेड है? ऑयल सीड प्रोडक्शन से, स्पेशली मस्टर्ड एंड सनफ्लावर से। एंड अगेन द फादर ऑफ दिस रेवोल्यूशन इज सैम पित्रोदा। तो इस चीज को ध्यान रखेंगे कि कौन सा रेवोल्यूशन किससे रिलेटेड है एंड अगेन उसके फादर ऑफ दैट रेवोल्यूशन कौन है। हम आगे बढ़े, ब्लैक रेवोल्यूशन किससे कनेक्टेड है? तो दैट इज पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, दैट इज पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स। ब्लू रेवोल्यूशन किससे कनेक्टेड था? फिश प्रोडक्शन से। किससे? फिश प्रोडक्शन से। एंड द फादर ऑफ रेवोल्यूशन वाज डॉक्टर अरुण कृष्णानन, डॉक्टर अरुण कृष्णानन। देन ब्राउन रेवोल्यूशन, ब्राउन रेवोल्यूशन पे हम आ जाएं। ब्राउन रेवोल्यूशन इज रिलेटेड विद लेदर, कोकोआ, नॉन कन्वेंशनल प्रोडक्ट्स। ओके, गोल्डन फाइबर रेवोल्यूशन, अगेन यहां पर केवल गोल्डन रेवोल्यूशन भी अगर लिखा जाए तब भी वो जूट प्रोडक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। और गोल्डन रेवोल्यूशन में अगर आप यहां पर ध्यान दें, गोल्डन रेवोल्यूशन में और भी चीजें ऐड की गई जैसे कि फ्रूट्स, हनी प्रोडक्शन, हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट। एंड इसके फादर ऑफ रेवोल्यूशन थे नीरपाक टू तेज, नीरपाक टू तेज। सो अगेन हम आगे बढ़े, ग्रे रेवोल्यूशन। ग्रे रेवोल्यूशन किससे कनेक्टेड है? ग्रे रेवोल्यूशन फर्टिलाइजर से जुड़ा हुआ है। आगे बढ़ेंगे, पिंक रेवोल्यूशन। पिंक रेवोल्यूशन किससे जुड़ा हुआ है? अनियन प्रोडक्शन, प्याज के प्रोडक्शन से इसको आप कनेक्ट कर सकते हैं। अनियन थोड़ा सा पिंकिश कलर की होती है, इससे आप कनेक्ट कर लें। फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स से एंड देन प्रॉन प्रोडक्शन। आगे बढ़े, इसके फादर ऑफ रेवोल्यूशन कौन थे? दुर्गेश पटेल। कौन थे? दुर्गेश पटेल। कौन थे? दुर्गेश पटेल। हम यहां से आगे बढ़े, सिल्वर रेवोल्यूशन। सिल्वर रेवोल्यूशन किससे किससे कनेक्टेड है? दैट इज एग प्रोडक्शन, पोल्ट्री प्रोडक्शन से। एंड अगेन इसकी जो मदर ऑफ रेवोल्यूशन कहा जाए दैट इज श्रीमती इंदिरा गांधी। हम यहां से आगे बढ़े, सिल्वर फाइबर रेवोल्यूशन। सिल्वर फाइबर, गोल्डन फाइबर बोला तो जूट है और सिल्वर फाइबर बोल दिया तो कॉटन है। ओके, रेड रेवोल्यूशन पे आ जाएं तो रेड रेवोल्यूशन किससे कनेक्टेड है? मीट प्रोडक्शन या टोमेटो प्रोडक्शन। और ये द फादर ऑफ द रेवोल्यूशन वाज विशाल तिवारी, वाज विशाल तिवारी। आगे बढ़ेंगे, राउंड रेवोल्यूशन। राउंड रेवोल्यूशन किससे कनेक्टेड था? बिल्कुल आप उसको आलू से कनेक्ट कर सकते हो, आलू गोल गोल होते हैं। तो राउंड रेवोल्यूशन वाज कनेक्टेड विद पोटैटो। अगेन ग्रीन रेवोल्यूशन वाज कनेक्टेड टू, green revolution was connected to food grains and the father of green revolution was M.S. Swaminathan. Then white revolution, that is also known as Operation Flood, was connected with milk production and the father of white revolution is Varghese Kurian. Varghese Kurian. आई होप ये सारे रेवोल्यूशंस, उनसे रिलेटेड उनके एम्स या उनके प्रोडक्ट्स और उनके फादर ऑफ रेवोल्यूशन आपको जानकर काफ़ी अच्छा लगा होगा। आप इस स्लाइड के जरूर से जरूर स्क्रीनशॉट ले लें और हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, जहां पर मैं इस क्लास की पीडीएफ को जरूर से जरूर शेयर कर दूंगा और आप वहां से इस कंटेंट का फ़ायदा उठा सकते हैं। इसीलिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर से जरूर ज्वाइन कर लें। आइए हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द यूज ऑफ बोरिक एसिड? बोरिक एसिड का इस्तेमाल क्या होगा? आइए, बिल्कुल, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ फार्मास्यूटिकल, हाँ जी, यहां पर भी बोरिक एसिड इस्तेमाल होता है। और मैन्युफैक्चरिंग ऑफ कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स, कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स में भी बोरिक एसिड पड़ता है। बिल्कुल, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टूथपेस्ट, इसमें भी पड़ता है आपका बोरिक एसिड। ऑल ऑफ द अबव, इससे हमारा आंसर हो जाएगा आपका ऑल ऑफ द अबव। अब आपको लग रहा होगा हमें इस प्रकार कितने एसिड्स याद करने पड़ेंगे, तो मैंने आपके लिए ये काम भी आसान कर दिया है। आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट एसिड्स, उनका कहां पर यूज होता है, हम वो सब आपके साथ शेयर करते हैं। आइए ध्यान दीजिएगा जरा, हम बात कर रहे हैं यहां पर एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड जिसका एक्वस सॉल्यूशन मतलब पानी मिला हुआ सॉल्यूशन को ही घर पर विनेगर के तौर पर इस्तेमाल में लिया जाता है। एक वो विनेगर होगा जो आपको गांव से मिला हुआ होगा, ब्लैक कलर वाला, और एक आपको लैब के थ्रू प्रिपेयर्ड मिलेगा। तो आप देखेंगे जो लैब वाला प्रिपेयर्ड मिलेगा वो सफेद रंग का होगा, पानी जैसा होगा, पर आप जैसे ही उसे आप ओपन करेंगे आपको बहुत तेज सिरके की स्मेल आएगी।
तो एक्वस सॉल्यूशन ऑफ एसिटिक एसिड इज नोन एज विनेगर। इसका इस्तेमाल क्यों होता है? अचार में मम्मी डालती हैं, बिल्कुल क्यों डालती हैं? ताकि वो चीज खराब ना हो, इसे प्रिजर्वेटिव के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। हम आगे बढ़े। एसिटिल सैलिसिलिक एसिड ये पेन एंड फीवर में आराम देता है और इसे एस्पिरिन के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से? एस्पिरिन के नाम से भी जाना जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में पूछा गया हुआ ये सवाल है। विटामिन सी का साइंटिफिक नेम क्या है? दैट इज एस्कॉर्बिक एसिड। जी हाँ, ये भी एंटीऑक्सीडेंट के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। एंड अगेन ये तो विटामिन का ही सोर्स है, बिल्कुल विटामिन सी ही है। कार्बोनिक एसिड, जो हम कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं, कोल्ड ड्रिंक, उसमें आप ध्यान दें कार्बन डाइऑक्साइड गैस को प्रेशराइज करके H2O में डिसॉल्व कर दिया जाता है और इसकी वजह से इनका फॉर्मेशन होता है H2CO3 that is known as carbonic acid. So this carbonic acid helps in cave formation. Moreover, it is the reason for acid rain. Acid rain की ये वजह होती है। एसिड रेन की और क्या क्या वजह हो सकती हैं? कार्बन डाइऑक्साइड गैस, NO2 गैस और आपके पास SO3 गैस। सर ये चीजें जब पानी में मिल जाती हैं, जब ये चीजें पानी में मिलती हैं, रेन वाटर में मिलती हैं, तो ये क्या बना देती हैं? ये एसिड बना देती हैं। ऊपर देखेंगे आपको मिलेगा H2CO3 कार्बोनिक एसिड, यहाँ पर आपको मिलेगा HNO3 नाइट्रिक एसिड, यहाँ पर आपको मिलेगा H2SO4 दैट इज नोन एज सल्फ्यूरिक एसिड। तो अगर आप देखें पानी में ये गैसेस, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, ये गैसेस पानी में मिलने के बाद क्या बना देती हैं? एसिड बना देती हैं। और इसी वजह से जब आपके बारिश के पानी का pH 5.5 से कम हो जाता है तो हम उसको एसिड रेन कहते हैं। ठीक है, आइए हम आगे बढ़ते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, आपके पेट में गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं और वो गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या रिलीज करते हैं? हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज करते हैं। ये गैस्ट्रिक जूसेस है, ध्यान दें, गैस्ट्रिक जूसेस में ये पाया जाएगा, स्टील क्लीनर में भी पाया जाएगा और इसका दूसरा नाम अगर देखा जाए दैट इज म्यूरियाटिक एसिड में भी इसी का रोल है। फिर हम आगे बढ़े। नाइट्रिक एसिड का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है? टू मेक फर्टिलाइजर्स बनाने के लिए काम में लिया जाता है। कलरलेस येट येलो व्हेन लाइट एक्सपोज्ड, कलरलेस है बट अगर लाइट में एक्सपोज किया गया तो येलो कलर का दिखने लगेगा। फॉस्फोरिक एसिड का इस्तेमाल कहाँ किया जाएगा? टू मेक डिटर्जेंट्स बनाने के लिए, फर्टिलाइजर्स बनाने के लिए और दूसरे केमिकल्स बनाने के लिए। ठीक है, और ये थोड़ा सा खट्टा टेस्ट में होता है और डिटर्जेंट्स कॉज वाटर पॉल्यूशंस, और ये डिटर्जेंट्स में मौजूद होने की वजह से ये वाटर पॉल्यूशन भी क्रिएट करता है। आगे बढ़ते हैं हम सल्फ्यूरिक एसिड पर आ जाए। सल्फ्यूरिक एसिड कहाँ इस्तेमाल होता है? कार की बैटरीज, आपके घर पे भी अगर कोई इन्वर्टर रखा हुआ है तो उसमें जो बैटरी रखी हुई है उसमें भी दरअसल सल्फ्यूरिक एसिड का ही एक्वस सॉल्यूशन पड़ा हुआ है। ठीक है, और ये डिहाइड्रेटिंग एजेंट के तौर पर काम करता है। इसको इस्तेमाल करने से बचना चाहिए क्योंकि ये जहां पर गिरेगा बहुत ही हाईली एक्सोथर्मिक हीट रिलीज करने की वजह से ये जला देता है, ये स्किन को जला देता है, इसीलिए इट कॉजेज बर्न्स एंड देयरफॉर वी शुड बी अलर्ट व्हाइल यूजिंग सल्फ्यूरिक एसिड। आइए हम आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, व्हाट इज द मॉलिक्यूलर मास ऑफ D2O? ध्यान से समझें, मॉलिक्यूलर मास के लिए आपको पहले एटॉमिक मासेस का आइडिया होना बहुत जरूरी है। हम ध्यान दें, ऑक्सीजन जिसका एटॉमिक नंबर 8 होता है, इसी का अगर हम मास देखा जाए तो मोस्टली इसका मास आपको डेसिमल्स में कुछ ना कुछ मिलेगा, बट मोटा माटी आप 16 इसको मानकर चल सकते हैं। यहां पर जो वर्ड इस्तेमाल किया गया है D2O, जरा ध्यान सुनिएगा। हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं। अब आइसोटोप्स क्या होते हैं? जिनके एटॉमिक नंबर सेम हो पर उनके मास नंबर अलग अलग हो। ये है पहला आपका 1H1, ये आपका 1H2 और ये आपका 1H3। सर पहले वाले को कहते हैं प्रोटियम, दूसरे वाले को कहते हैं ड्यूटीरियम और तीसरे वाले को क्या कहते हैं? ट्राइटियम। तो यहाँ पर दरअसल ये जो D2O लिखा हुआ है, D2O, दरअसल इस D2O को एक और नाम से जानते हैं, हैवी वाटर। किस नाम से जानते हैं? हैवी वाटर के नाम से जानते हैं।
अब यहाँ पर जो डी इस्तेमाल किया गया, यहाँ पर इसका मास कितना है आप ध्यान से देखिएगा, इसका मास है 2। तो अगर एक ड्यूटीरियम का मास आपके पास 2 है और यहाँ पर दो दो ड्यूटीरियम इस्तेमाल कर लिए गए, तो आपके पास जरा फॉर्मूला इनका देखिएगा, D2O, ध्यान दीजिएगा, ड्यूटीरियम का मास 2 है और यहाँ पर कितने ड्यूटीरियम है, 2 है, तो आपके पास 2 × 2 हो गया और ऑक्सीजन का मास हो गया 16, और इस हिसाब से आप 2 × 2 = 4 + 16 एंड आपके पास आंसर आ जाएगा 20। सो अप्रोक्सीमेटली आंसर आपको यहाँ पर मिल जाएगा, दैट इज योर ए ऑप्शन, 20.02 ग्राम पर मोल। आपको लगेगा सर ये 0.02 कहाँ से आया? दरअसल वो इन्हीं की डेसिमल वैल्यूज भी कुछ ना कुछ छोटी छोटी वैल्यूज होती हैं जिनको हमने यहाँ पर इग्नोर करके सॉल्व कर लिया है। तो आपका ये जो सही आंसर होगा वो यहाँ पर होगा ए ऑप्शन। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया हो। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, D2O इज ऑल्सो नोन एज हैवी वाटर। D2O इज ऑल्सो नोन एज हैवी वाटर। हार्ड वाटर अलग होता है, हैवी वाटर अलग होता है। अगर किसी पानी के अंदर कैल्शियम या मैग्नीशियम के आयंस पाए जाते हैं तो ऐसे पानी को हम कहते हैं क्या? हार्ड वाटर। क्या कहते हैं? हार्ड वाटर। परंतु अगर उसी हाइड्रोजन, जो आपका पानी का फॉर्मूला है H2O, उसमें H की जगह पे, प्रोटियम की जगह पे ड्यूटीरियम लगा दिया, तब हम उसको क्या कह देते हैं? तब हम उसे कह देते हैं हैवी वाटर। क्या कहते हैं? हैवी वाटर। आई होप आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फैक्ट्स टू नो। आइए देखिए जरा, हमारे पास यहाँ पर कुछ एटम्स हैं और उनके मासेस भी सामने सामने दिए हुए हैं। जैसे कैल्शियम का मास है 20, ऑक्सीजन का, जरा ध्यान से समझेंगे, यहाँ पर आपके पास ये बेसिकली एटॉमिक नंबर्स हैं। ये बेसिकली एटॉमिक नंबर्स हैं। यहाँ पर मोलर मास लिखा हुआ है बट बेसिकली ये इनके एटॉमिक नंबर्स हैं। तो अगर हम ध्यान दें, कैल्शियम का जो आपका एटॉमिक मास होगा बेटा वो होगा 40, ऑक्सीजन का 16, और ध्यान से समझें आप, हाइड्रोजन का मास एक ऐसा मास है जो 1 है और इसका एटॉमिक नंबर भी 1 माना जाएगा और मास नंबर भी 1 माना जाएगा। सर कार्बन का मास अगर देखा जाए तो इसका एटॉमिक नंबर 6 है पर इसका मास नंबर कितना है? वो 12 है। ठीक है, तो आपको इन चीज़ों के मास नंबर्स आप ध्यान रखें और आपको इनसे काम बन जाएगा। ठीक है, ओके। एंड देन अगेन यहाँ पर सल्फर का, यहाँ पर जो आपका मास नंबर है या वो होगा आपका 32 होगा। फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। अब ध्यान से देखिएगा, फॉर एग्जाम्पल हम कैल्शियम कार्बोनेट के लिए हमने आपसे कहा आप इसका मॉलिक्यूलर मास बताइए। ठीक है, तो अब आपको क्या करना पड़ेगा? आपको एक एक का एटॉमिक मास पुट करना होगा, एक एक का एटॉमिक मास पुट करना होगा। अच्छा, मैंने इन बाकियों के भी मैं एटॉमिक मास पहले लिख देता हूं आपकी नजरों के सामने। ठीक है, तो एटॉमिक मास ऑफ सिल्वर, ये सिलिकॉन है, दिस इज सिलिकॉन। ओके, एटॉमिक मास ऑफ सिलिकॉन दैट इज, ध्यान से देखिएगा, ये आपके पास आएगा 28। ओके, सिलिकॉन आपके अर्थ सरफेस पर काफी अधिक मात्रा में पाया जाता है। ओके, क्लोरोफिल के अंदर एक मेटल पाया जाता है जिसका नाम है मैग्नीशियम, और इस मैग्नीशियम का एटॉमिक मास जो होता है बेटा वो होता है कितना? 24। कितना होता है बेटा? 24। हम आगे बढ़े, एल्यूमिनियम जो कि काफी हल्का मेटल पाया जाता है, इसका होता है 26.9 बट आप 27 भी मान सकते हैं। ये जो सर लिख रहे हैं ये क्या है? यहाँ पर ये आपके एटॉमिक नंबर्स थे, दीज आर दी एटॉमिक नंबर्स। ये इस तरफ जो लिखे हुए थे दीज आर दी एटॉमिक नंबर्स, ये आपके एटॉमिक नंबर्स थे, एटॉमिक नंबर्स। और यहां पर हमने जो लिखा ये हो गया आपके एटॉमिक मास, एटॉमिक मास। ठीक है ना, आगे बात समझ में? ओके, तो देखिए मैंने कहा, मैंने पहले सबके लिख देता हूं। निकेल के लिए आपका होगा 58.6, 58.6। आपको कहीं कहीं पर ये 59 के तौर पर भी यूज किया हुआ, या 58 तो बहुत कम ही मिलेगा, यूजुअली 59 रख के इसको सॉल्व कर दिया जाता है। देन अगर हम यहां से आगे बढ़े, आगे Cr मतलब आपके पास क्या होगा? दैट इज क्रोमियम, दैट इज इसका एटॉमिक नंबर है आपके पास 24, परंतु इसका जो मास नंबर होता है या एटॉमिक मास होता है वो होता है 52। उसके बाद हम आगे बढ़े, दैट इज MO, मोलिब्डेनम का जो एटॉमिक मास होगा दैट इज 96। दरअसल होता है ये 95.95, पर आप इसे 96 मानकर चल लें तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं होगी। देन हम अगर आयरन पे आ जाएं तो आयरन का आपका होगा 55.8,
55.8। एंड देन आर्गन पे आप आ जाइए। अच्छा, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ीनॉन, रेडॉन, ये लोग नोबल गैसेस होते हैं। ये लोग कैसे होते हैं? नोबल गैसेस होते हैं। तो दरअसल आर्गन का होता तो है 39.9, बट हम यहाँ पर 40 रखकर सॉल्व कर सकते हैं। बिल्कुल। तो अगर आपसे किसी ने कहा कि चलिए मॉलिक्यूलर मास बताइए कैल्शियम कार्बोनेट का, तो आपको करना है कैल्शियम का मास आपको सबसे पहले पुट करना है, दैट इज 40। कार्बन का मास है 12, ऑक्सीजन का मास 16 एंड 16 इंटू 3। उसके बाद आपको इनको क्या कर देना है? आपको ऐड कर देना है। तो 16 3 जा 48 आपके पास हो जाएगा। देन अगेन आप इन्हें जब सम अप करोगे तो आपके पास कितना हो जाएगा? 8 2 10, 5 4 9 और 1 10, 14। एंड देन लास्ट में आप लिखते हैं यू, दैट मीन्स यूनिफाइड मास। फॉर एग्जाम्पल आप लोग कार्बन डाइऑक्साइड का एक बार करके बताइए जरा। देखिए, कार्बन का मास है आपके पास 12, ऑक्सीजन का मास है 16, और वो भी 2 बार, तो 16 दुनिया आपके पास कितना हो जाएगा बेटा? 32, और 32 और 12 अगर आप कर लोगे तो ये आपके पास कितना हो जाएगा बेटा? 44 हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको ये बात भी समझ में आ गई होगी। ठीक है, इसी प्रकार आपके लिए चैट बॉक्स के लिए क्वेश्चन है कि आपको H2SO4 का मॉलिक्यूलर मास बताना है। आप समझ चुके हैं, हाइड्रोजन के लिए 1 पुट करिएगा, सल्फर के लिए 32, ऑक्सीजन के लिए 16, 16 4 जा करके 32 ऐड करके उसमें 2 जोड़ दीजिएगा। आई होप आपको यहाँ से आसानी से आपका आंसर आपको मिल जाएगा। इजंट इट? ओके, नेक्स्ट। अब आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल, जैसा कि आप ध्यान से देखें, अगर CUET के जो सिलेबस है, जो जर्नल पेपर का जो सिलेबस है, वहाँ पर मेंशन्ड है साइंस एंड टेक। जहाँ पर मेंशन्ड है साइंस एंड टेक, तो आपको इसी चैनल पर आपके लिए साइंस एंड टेक की फ्री सीरीज आ रही है, और इसीलिए आप सभी बच्चों से रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखें और आप इन सारी क्लासेस को रेगुलरली अटेंड करते रहें, जो कि आपकी नॉलेज को एनहेंस करेंगी और आपको नेक्स्ट एग्जाम अटेम्प्ट करके और बहुत अच्छे से अच्छे आपके ड्रीम कॉलेजेस में एंट्रेंस दिलाने में मदद करेंगी। मेरा आज के लिए आपके लिए क्वेश्चन है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ RT-PCR। आप लोगों ने इसको बहुत ज़्यादा सुना होगा, कब? जब कोविड की टेस्टिंग चल रही थी। तो आप जरा इसको फटाफट मुझे बताएंगे चैट बॉक्स में, फुल फॉर्म ऑफ RT-PCR, एंड देन देयर आई विल गिव यू अ रिप्लाई। सो गुड लक टिल देन। सभी बच्चे तैयारी करते रहें, और अगर आपको इस क्लास का PDF अगर आपको चाहिए और आप हमारे रेगुलर MCQs अटेम्प्ट करना चाहते हैं, तो रेगुलर MCQs के लिए आप हमारे चैनल को, टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन करें। और हमारा टेलीग्राम चैनल है यहाँ पर, आप ध्यान से देखें, क्रिस्टल ऑल, दैट इज द ईमेल। ओके, दिस इज द ईमेल, एंड यहाँ पर आपको मिलेगा telegram.me crystalallIndian के नाम से आपको मिल जाएगा। ये है हमारा कॉन्टैक्ट नंबर, जहाँ से आप हमसे अपनी कोई भी क्वेरीज पूछ सकते हैं। अगर आपको CUET एग्जाम से रिलेटेड कोई भी हेल्प चाहिए, कोई भी गाइडेंस चाहिए, एंड इसी तरीके से पढ़ाई करते रहिए। अगेन वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट क्लास। टिल देन, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। गुड लक।